गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं सुबोध, पुलिस उपाधीक्षक। आज का यह क्लास उन लोगों के लिए है जो इस विभाग में यानी पुलिस विभाग में नया नया प्रवेश किए हैं और जिन्हें इस विभाग से जरा सा भी पहले ताल्लुकात नहीं रहा हो। वैसे लोगों के लिए आज का यह क्लास है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो किसी भी पुलिस के लिए, किसी भी पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बगैर आप आगे का कोई काम कर नहीं सकते, आगे का कोई डिसीजन ले नहीं सकते। और वह है अपराध। पुलिस का मुख्य दो ही कार्य होता है, अपराध की रोकथाम करना, और यदि उसमें विफल हो जाए और अपराध हो ही जाए तो उसका विधिवत अनुसंधान कर वास्तविक जो अपराधी है उसे पकड़कर न्यायालय तक पहुंचाना। और यही दो कार्य हैं जो पुलिस को उनकी छवि को बरकरार रखती है और पुलिस के लिए यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यह समझना चाहेंगे कि आखिर अपराध है क्या। तो अपराध को समझने के लिए हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपराध को क्या कैसे डिफाइन किया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपराध की जो परिभाषा दी गई है वह धारा 2(1)Q में दी गई है, यानी कि धारा 2 सबसेक्शन 1 Q में यह परिभाषा दी गई है। और अपराध के बारे में कहा गया है, अपराध से कोई ऐसा कार्य, एक्ट या ऐसा लोग, ओमिशन, अभिप्रेत है जो उस समय के लिए बनाई गई विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। तो ऐसा कोई कार्य जो तत्काल समय के लिए कोई विधि अगर बनाई जाती है उसमें वह कार्य दंडनीय है और उस कार्य को अगर कोई करता है तो वह अपराध कहलाता है और जो व्यक्ति कार्य करता है वह अपराधी कहलाता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए, उस लॉ को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है और अगर उस व्यक्ति द्वारा उसको सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपराध को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक है संज्ञेय अपराध जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं और दूसरा है असंज्ञेय अपराध जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे बारी बारी से कि आखिर कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके आगे कैसे प्रक्रिया होती है। तो आइए आगे हम चलते हैं और इस दोनों अपराध को बारी बारी से देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध क्या है। आगे हम समझेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा, विशेषताएं और उसका बीएनएसएस में प्रावधान। उसी तरह से असंज्ञेय अपराध के बारे में देखेंगे, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और उसका बीएनएसएस में प्रावधान। और दोनों अपराधों के बीच हम तुलना करके उसके कानूनी परिणाम को जानेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा जहां तक बात है तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)G, धारा 2 सबसेक्शन 1G में दी गई है और कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, या फिर संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सा चीज है, इसको सीधे ऐसे समझिए कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है प्रथम अनुसूची। तो संज्ञेय अपराध की अगर विशेषताएं हम देखेंगे तो संज्ञेय अपराध की विशेषताओं से हम यह नहीं पहचान कर पाते कि कौन सी धारा संज्ञेय है और कौन सी धारा असंज्ञेय है। तो इसके लिए विधिवत
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची में जितनी भी बीएनएस की धाराएं हैं उसको डिफाइन कर दिया गया है, उसको वर्गीकृत कर दिया गया है कि कौन सी धारा कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, और कौन सी धारा नॉन कॉग्निजेबल है और संज्ञेय है। तो आप प्रथम अनुसूची में जो भी दर्शाए गए संज्ञेय अपराध हैं, आप उन्हीं के बारे में, जब संज्ञेय कहा जाएगा तो उन्हीं के बारे में आप बात करेंगे, उन्हीं के बारे में आप जो भी कार्रवाई करेंगे। उसी तरह से असंज्ञेय के बारे में तो वहाँ असंज्ञेय मामला भी डिफाइन है प्रथम अनुसूची में, और आपको जब भी वह देखना है कि वह मामला चाहे वह धारा संज्ञेय है या असंज्ञेय है, तो आपको प्रथम अनुसूची में सिर्फ बीएनएस की धाराएं मिलेगी। बाकी अन्य जो अधिनियम है उसकी चर्चा उसी अधिनियम में की गई है कि वहाँ कौन सी धारा कॉग्निजेबल होगी और कौन सी धारा नॉन कॉग्निजेबल होगी। तो यहाँ सिर्फ जो बीएनएसएस में दी गई है वहाँ सिर्फ बीएनएस की धाराओं को वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे ही आप वहाँ पर देखेंगे प्रथम अनुसूची में और देखेंगे धाराओं की लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि वो धारा, वहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका वर्गीकरण दिखेगा, उसके सामने लिखा हुआ है कि यह धारा कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है या नॉन कॉग्निजेबल है और संज्ञेय है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, किस मजिस्ट्रेट द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा, इन सारे चीजों का वर्गीकरण किया हुआ है प्रथम अनुसूची में। तो यहाँ वही कहता है कि प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए मामलों के अनुसार ही कोई भी मामला संज्ञेय और असंज्ञेय में कहलाएगा, और जो मामला संज्ञेय होगा उसमें पुलिस को बगैर वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त होता है। संज्ञेय अपराध के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धारा 1031 हत्या, जो पहले 302 आईपीसी कहलाता था। हत्या का मामला जो है गंभीर अपराध है, और गंभीर अपराध में संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से धारा 64(1) बलात्कार, पहले धारा 376 था। धारा 3102 डकैती, पहले धारा 395 थी। और धारा 113 बीएनएस आतंकवाद से संबंधित अपराध हैं। ये सारे अपराध जो हैं वो संज्ञेय प्रकृति के हैं, और संज्ञेय प्रकृति के अपराध जो होते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं। अक्सर उसमें जो होता है वो अजमानतीय होते हैं। तो संज्ञेय अपराध की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। संज्ञेय अपराध की सबसे बड़ी विशेषता है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा ये है कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर करने के लिए पुलिस को किसी भी मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो यह दो बड़ी विशेषताएं हैं संज्ञेय अपराध की। और इसमें वारंट लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इसमें जो भी धाराएं हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं, समाज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, और इसलिए उसका अनुसंधान करने के लिए पुलिस को खुली छूट है। पुलिस अपनी मर्जी से एफआईआर करती है और अनुसंधान तत्काल प्रारंभ करती है। उसी तरह से इसमें अक्सर देखेंगे कि यह अजमानतीय प्रकृति का होता है। शायद ही कोई होगा जो जिसमें जमानतीय है। इसमें पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि संज्ञेय अपराध के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं असंज्ञेय अपराध की ओर और देखते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, संज्ञेय अपराध की परिभाषा बीएनएसएस की धारा 2(1)G में दिया हुआ था। उसी तरह से असंज्ञेय अपराध की परिभाषा बीएनएसएस की धारा 2(L) में दिया हुआ है। और यहाँ वही चीज कहा गया है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अगर कोई असंज्ञेय मामला आता है, अगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद भी अगर असंज्ञेय मामला में एफआईआर होती है, फिर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट को प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसलिए असंज्ञेय मामलों में पुलिस को बगैर वारंट के गिरफ्तारी की बिल्कुल ही मनाही है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। असंज्ञेय अपराध हमेशा कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और अक्सर जमानतीय होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में अजमानतीय भी हैं, लेकिन अक्सर जो है वो जमानतीय धारा होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 356 बीएनएस मानहानि का, धारा 3362 बीएनएस कूट रचना, धारा 1152 तुक्ष चोट पहुंचाना, धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। तो
ऐसे मामलों में जब आपको कोई सूचना आती है और संज्ञेय प्रकृति का होता है, तो ऐसे मामलों की आप प्रारंभिक जांच मात्र कर सकते हैं और उससे जो भी सूचना होगी आप न्यायालय को दे सकते हैं। इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ भी अधिकार नहीं है कार्रवाई करने का। न तो अभियुक्त को आप गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के, न ही आप इसमें एफआईआर कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। तो असंज्ञेय मामलों का मुख्य विशेषता यही है कि असंज्ञेय मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होगी, वारंट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जांच मात्र जांच आप कर सकते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और जांच का जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट आप संबंधित मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। यह अक्सर जमानतीय प्रकृति के होते हैं और इसमें एनसीआर रिपोर्ट होता है। अगर कोई असंज्ञेय मामला आता है तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है, उसको मात्र वहाँ स्टेशन डायरी एंट्री करनी होती है और उसके बाद जो भी शिकायत है वो मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है। तो यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पुलिस मैनुअल में, बिहार पुलिस मैनुअल जो कि एक अपने आप में बेहतर पुलिस मैनुअल माना जाता है, उसमें हम लोगों को असंज्ञेय मामलों के लिए अभियोजन प्रतिवेदन भेजने के लिए एक आरक्षी हस्तक प्रपत्र बनाया गया है। प्रपत्र संख्या 95 अनुसूची 47, प्रपत्र संख्या 119 और गैर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मामलों के लिए अभियोजन में प्रतिवेदन। तो अगर किसी भी असंज्ञेय मामला का आप प्रारंभिक जांच करते हैं तो आप इसी प्रपत्र में उसका भर करके जो भी आपको सूचनाएं प्राप्त होती है मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भेज देंगे। अब तो नए कानून में हर 15 दिन के अंतराल पर आपको इसकी रिपोर्ट भेजनी है एनसीआर की, तो आप उसी में भरकर एनसीआर की रिपोर्ट कर देंगे। ऐसे भी जो भी आप स्टेशन डायरी करते हैं तो स्टेशन डायरी की जांच आप करते ही हैं, हर सनहा की जांच होती है और जांच रिपोर्ट वही जांच रिपोर्ट है, इसकी भी सनहा होती है, मतलब इसका भी एनसीआर होगा और इसकी जांच जो करेंगे वो जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब तक आप पहुंचाएंगे। तो हम समझते हैं कि असंज्ञेय मामलों को आप समझ गए हैं। अब हम संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों के संक्षेप में दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो अगर आधार को माने तो बिना वारंट की गिरफ्तारी संज्ञेय मामले में हाँ बिल्कुल होती है और असंज्ञेय मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होगी। जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति संज्ञेय मामलों में आवश्यक नहीं है और असंज्ञेय मामलों में आवश्यक है। अपराध की गंभीरता, संज्ञेय अपराध अधिक गंभीर होते हैं जबकि असंज्ञेय अपराध कम गंभीर होते हैं। एफआईआर, असंज्ञेय अपराध में सीधे एफआईआर पुलिस को दर्ज कर सकती है, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है। असंज्ञेय मामले में पुलिस एनसीआर दर्ज करती है और मजिस्ट्रेट के पास इसका रिपोर्ट मात्र भेजती है। और बीएनएसएस की धारा परिभाषा की जहाँ तक बात है तो दोनों की परिभाषा, संज्ञेय अपराध की परिभाषा बीएनएसएस की धारा 21G में दिया हुआ है जबकि असंज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 21L में दिया हुआ है। तो दोनों में मुख्य अंतर यही है। मैं समझता हूँ कि संज्ञेय और असंज्ञेय कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब दे सके, आपको संतुष्ट कर सके। तो आगे अब हम लोग जो अगला क्लास लेंगे वह एफआईआर से संबंधित होगा और हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को इसीलिए आपको समझा दिया है पहले कि एफआईआर में इसकी आवश्यकता होगी। जब आप एफआईआर पढ़ेंगे तो एफआईआर जब भी होती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है और जब तक आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप एफआईआर को नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं उचित समझा कि आपको पहले कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.